साथियों नमस्कार। वर्णमाला के भाग 7 में हम हैं और हमें उम्मीद है कि आप पिछले वर्णमाला का जो पिछला भाग 6 था उसको जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उस भाग में हमने व्यंजन शुरू किया था। व्यंजनों की संख्या क्या होती है, व्यंजन में वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, शार्ट में हमने सब कुछ बता दिया था। अब जरा इस पे व्याख्या करते हैं इसकी। तो व्यंजन में जो 33 व्यंजन होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये एक जो लाइन है पूरी, ये एक वर्ग होता है और इसको कवर्ग कहते हैं। और हमने बताया था कि 5 उच्चारण स्थान होते हैं: कोमल तालु, कठोर तालु, तीसरा मूर्धा भाग, चौथा होता है ऊपरी दांत और पांचवा है ऊपरी होंठ। ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं। ये जो काखा गाघा अंगा वाली लाइन है, ये इसी किसी एक उच्चारण स्थान से स्पर्श करके बोली जाती है, तो इसका उच्चारण होता है और उसी स्थान के आधार पर इसका नाम पड़ता है। कल बात हुई थी कि वर्गों के अंतर्गत कितने व्यंजन आते हैं, तो 25 आते थे। क्वेश्चन उसका ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होगी, और टोटल कुल कुल व्यंजन पूछे जाए तो 33। तो ये जो लाइन है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है, यानी जीभ जो स्पर्श करती है, वो कोमल तालु से स्पर्श करती है। और इनके बोलने में कंठ का सहारा लिया जाता है। तो अगर पूछा जाए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कोमल तालु। अगर कोमल तालु ऑप्शन में नहीं है तो तालु, अगर तालु नहीं है तो कंठ अगर है तो कंठ आप लगा देंगे, क्योंकि कंठ के सहारे से बोले जाते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान इनका कोमल ताल ही होता है। हमारे मुंह में नहीं, आपके भी मुंह में ऊपर का जो पिछला भाग है वो कोमल तालु कहलाता है और आगे वाला भाग कठोर तालु कहलाता है। तो कोमल तालु से आप का बोलते हैं, इसीलिए, और कंठ का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इस पूरी लाइन को कंठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। समझ में आ गई बात? इसमें चाहे का है वो भी कंठ है, खा है वो भी कंठ है, गा भी कंठ है, सब है। उसके बाद जो च, छ, ज, झा और इया वाली लाइन है, इसका उच्चारण स्थान कठोर तालु होता है, और चूंकि तालु होता है इसीलिए इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? तालव्य व्यंजन। उसी प्रकार तीसरी लाइन जो है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मुख का मूर्धा भाग होता है। मूर्धा भाग, और मूर्धा भाग होता कहां है? कोमल तालु पीछे होता है, कठोर तालु आगे होता है, दोनों के बीच का जो भाग होता है, एक बाउंड्री लाइन जो होती है। संभव नहीं तो हम मुंह खोल के आपको दिखाते कहां पर है, या तो आप आ करो, हम मार्कर से लगा दे मूर्धा भाग कहां, आ करो आ तो वहां पर मूर्धा भाग दोनों के बीच में, तो इसीलिए मूर्धा भाग से बोला जाता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, पूरी लाइन को। उसके बाद फिर ये ता, था, दा, धा, न, इनको बोलने में अगर आप देखें, ता जीभ कहां लग रही है? ता ऊपरी दांतों में नहीं, ऊपरी दांतों में, क्योंकि नीचे दांत में जीभ लगाओ जरा, कुछ नहीं बोल पा रहे, केवल ऊपरी दांत में जब जीभ लगती है, ता, था, दा, धा, तब हम ता, था, दा, दा बोल पाते हैं। इसीलिए उच्चारण स्थान दांत नहीं है, ऊपरी दांत है। तो दांतों के सहारे बोला जाता है, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं। ता, था, दा, धा को दंत व्यंजन। अब आते हैं पा, फा, बा, भा और मा में। इनके बोलने में आप देखो, निचला होंठ कहां स्पर्श करता है? ऊपरी होंठ में। तो इसका उच्चारण स्थान ऊपरी होंठ है। निचला होंठ ऊपरी होंठ में स्पर्श करता है, होठों के सहारे बोले जाते हैं, इसीलिए इस पूरी लाइन को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है।
ओष्ठ। पा, देखो पा बोलना, पापा कहना है तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं, मम्मी कहना है होठ जुड़ जाते हैं। तो ये पूरी लाइन चूंकि पा और मा एक ही में होता है, इसीलिए मेरा अपना कहना है कि जिसके अगर दोनों होठ ना हो तो फिर पापा नहीं कह सकता, वो कह सकता है। पहली चीज तो दोनों होठ नहीं होंगे, दिखेगा कैसे, हरे राम राम। तो ये पापा नहीं कह सकता। अच्छा आप कह रहे हैं नहीं कह सकते, डैडी से काम चला लेगा, डैडी तो कह लेगा, बिल्कुल सही भाई, पापा नहीं कहेगा डैडी कह लेगा। लेकिन एक चीज और, वो मम्मी भी नहीं कह पाएगा। मम्मी होठ की जरूरत पड़ती है ना, तो जब मम्मी नहीं कह पाएगा तब क्या करेगा भाई? पापा नहीं कह पाया तो आपने कहा डैडी से काम चला लेगा, लेकिन अगर मम्मी नहीं कह पाया तब क्या करेगा? सोचो किससे काम चलाएगा? अम्मा, उसमें भी मां की जरूरत पड़ेगी, मां, उसमें भी मां की जरूरत पड़ेगी। कोई भी मम्मी का मम्मा का पर्यायवाची लोगे, होठ की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए होठ के न रहने पर पापा का विकल्प तो है डैडी, लेकिन प्यारे मां का कोई विकल्प नहीं। इनमें इन होठों की जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा पर्याय नहीं है जो बिना होठों के आप मां को बुला सके। खैर वो अलग की बात है। ये पांचों वर्ण, पांचों वर्ग, पहला वर्ग जो है का वर्ग कंठ कहलाता है, चा वर्ग तालव्य कहलाता है, टा वर्ग मूर्धन्य कहलाता है, ता वर्ग दंत कहलाता है और पा वर्ग ओष्ठ कहलाता है। तो ये हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी पहले ही हम वर्गीय व्यंजनों की बात कर रहे हैं, का से मां तक काम खत्म हो जाए तब हम आगे बढ़े। इसके बाद ये जो डिब्बा में हम बंद कर रहे हैं, इनको क्या कहोगे? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, बिल्कुल। और इनका एक लाइन और कह सकते हो, प्रत्येक वर्ग का आखिरी अक्षर। भाई का वर्ग का आखिरी, चा वर्ग का, टा वर्ग का आखिरी है ना, तो प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी अक्षर होता है, इनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण, क्यों कहते बताओ? क्योंकि इनका उच्चारण, बोलो, नाक से नहीं। नाक गलत शब्द है भाई। नाक, ये जो आप बोलते हैं नाक थोड़े है, ये जो आपको दिख रहा है ये नाक नहीं है। नाक तो देखना कोई पसंद नहीं करता, नासिका है ये नासिका है। और नासिका के सहारे बोले जाते हैं, नासिका से नहीं बोले जाते, बोले तो मुंह से ही जाते हैं, नासिका का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। कौन कौन? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। तो ये 5 नासिक के व्यंजन हो गए। और सुनो, इनके और कुछ नाम हैं। प्रत्येक वर्ग का ये अंतिम अक्षर होता है ना, का वर्ग का अंतिम, चा वर्ग का अंतिम, इसीलिए इन 5 का एक नाम और है, अंतिमाक्षर। अंतिमाक्षर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आ गया। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतिमाक्षर है, तो अंतिमाक्षर में लोग क्या लगा देते हैं? हा लगा देते हैं, अंतिम अक्षर बताते हैं। बल्कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम होने के कारण इनको अंतिमाक्षर भी कहा जाता है। तो ये 5 अंतिमाक्षर है। और एक पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का ये 5वां अक्षर होता है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इन 5 व्यंजनों को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। यानी कि ये 5 व्यंजन अंतिमाक्षर, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो स्पर्शी व्यंजन तो है ही है, इनके बहुत सारे नाम हो गए। स्पर्शी व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, और ये पूरे जो है कंठ व्यंजन, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और उधर अंतिमाक्षर, नासिक और पंचमाक्षर। इन सब से कोई ना कोई इन्हीं सवाल आता है, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमको लगता है का से लेकर मां तक का काम खत्म हो गया है। अब इसमें कोई सवाल नहीं बचता। अब आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको, शाबाश। तो अब का से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन आएगा आप कर लेंगे। अब चलते हैं नीचे, नीचे वाली लाइन में, यानी या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। यही केवल व्यंजन बचे हैं। अब देखिएगा, हमने शुरू में बताया था कि ऊपर जो का से मां तक है वो स्पर्शी व्यंजन हो गए। ये पूरे जो है या, रा, ला, वा,
ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनको हटा दें, अभी इन्हीं की बात करें और थोड़ा इसको हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि इस पे चर्चा लंबी होनी है। या, रा, ला, वा, प्रत्येक व्यंजन यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे चारों व्यंजनों को अगर देखा जाए तो अंतस्थ तो कहते ही हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं ये पिछले वीडियो में बताया था। इनका उच्चारण स्थान अंदर होता है अंतः, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अब इसमें ये जो या है, या हमने आपको बताया था कि व्यंजनों के उच्चारण में जीभ अथवा होठ को कहीं ना कहीं स्पर्श होना पड़ेगा और अगर स्पर्श नहीं हो रहा है तो वो स्वर होगा। याद है? तो या बोलो जरा। या के बोलने में जीभ कहां लग रही, होठ कहां लग रहा है बताओ, या जीभ कहीं स्पर्श हो रही तो बताओ जरा। या कहीं लग रही है? लग रही तो बोलो, बोल के देखो यार, मुंह तुम्हारे पास है भाई। या बोलो, या। अब देखो जीभ कहां लगी, हमसे क्यों पूछ रहे हो, तुम बोल के देखो ना। या कहीं नहीं लगी। अरे जब कहीं नहीं लगी तो ये व्यंजन में क्या कर रहा है भाई? अच्छा वा बोलो, वा। आप सोचोगे होठ कहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है, केवल होठ का आकार बदल रहा है, वा बस। तो या और वा में व्यंजन में तो है लेकिन व्यंजनों के गुण नहीं है। तब क्यों ऐसा है? क्योंकि या जो बना है वो ई और आ से बना है। अभी जब आप संधि पढ़ोगे तो यण संधि पूरी इसी पर बेस है। अगर इन दोनों अक्षरों को आप प्लस ना बोलो, केवल ई और आ साथ में बोलो, जरा बोलो ई और आ बोलो जल्दी से। या, तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है? या निकल रहा है। तो या में इसीलिए कोई जीभ कहीं नहीं लगती क्योंकि इनके जो मम्मी पापा है ना वो स्वर हैं। तो स्वर और व्यंजनों में आ गया है ये। तो जब मम्मी पापा के गुण कुछ ना कुछ तो होंगे ना, तो इनका जो या का निर्माण है वो ई और आ से हुआ है, स्वरों से हुआ है। इनमें जो या में ब्लड सर्कुलेशन है ना वो स्वरों का है और ये व्यंजनों में है। तो व्यंजन तो है ही। जब कोई ऐसी चीज मिल जाए, जैसे मान लिया कोई भी चीज मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, पुरुषों में तो है लेकिन उसके अंदर जो गुण है और लक्षण है वो सब महिलाओं के हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? अरे ये तो आधी है ना, ऐसा बोलते लोग। तो आप भी इसको बोल सकते हो, व्यंजन तो है लेकिन स्वरों के गुण हैं, तो इनको आप कह सकते हो ये तो आधे स्वर, आधे स्वर हैं। आधे स्वर का ब्रांडेड नाम जो हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं आधे स्वर है, इसका नाम अर्ध स्वर। क्या? अर्ध स्वर। तो आपसे अगर पूछा जाए अर्ध स्वर कौन होता है तो या है। और पूरी सब चीज इसमें भी ये जो बनता है वो ऊ और आ से बनता है। ऊ और आ साथ में बोलो, उआ। तो इसमें भी स्वरों का सब कुछ है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। तो देखा जाए तो या के दो नाम हो गए, एक अंतस्थ और एक अर्ध स्वर। वा के भी दो नाम हो गए, अंतस्थ और अर्ध स्वर। या और वा अर्ध स्वर भी होते हैं। बात समझ में आ गई? अंतस्थ तो होंगे साथ में अर्ध स्वर होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि इनका निर्माण ई और आ और ऊ और वा से आ से होता है, यानी स्वरों से होता है। अब एक बात और, या के बोलने में अंदर की वायु बाहर की वायु में डायरेक्ट मिल जाती है, फिर वायु, तो इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया वायवीय। तो या जो है वो वायवीय व्यंजन भी होता है, वायवीय, और यही चीज वा भी होता है। तो वायवीय व्यंजन भी मिल गया एक और, यानी दो वायवीय व्यंजन हो गए। और हा को भी वायवीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। हा जो है वो भी वायवीय व्यंजन है, क्योंकि हा के बोलने में भी अंदर की वायु बाहर की वायु मिल जाती है। तो वायवीय व्यंजन मिल गए कौन कौन? या, वा, हा। देखा जाए तो या के तो कई नाम हो गए,
अंतस्थ हो गया, अर्धस्वर हो गया, वायवी हो गया। और वा के भी इतने ही नाम है, हा केवल अभी वायवी में आया है। बात समझ में आई? चलो या का काम खत्म करते हैं, आते हैं रा से निपटते हैं। देखो रा अंतस्थ तो है ही, रा बोलो जरा रा। देखो रा बोलने में जीभ जो है र होती है, यानी जीभ कंपन करती है, यानी वाइब्रेट करती है। तो रा के बोलने में चूंकि जीभ कंपन करती, वाइब्रेट करती है, इसलिए रा को प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है। कांपती है जीभ, तो रा का एक नाम मिल गया क्या? प्रकंपी व्यंजन। और रा का एक नाम और है लुंठित व्यंजन। बड़ा बवाल है, एक व्यंजन है, उपनाम देखो, लुंठित भी है, प्रकंपी भी है और अंतस्थ तो है ही। तो रा के भी 3 नाम मिल गए, अंतस्थ, लुंठित और प्रकंपी। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, मेरा अनुरोध है, बड़ी दूर से लाया हूं आपके सामने, तो ऐसे मत जाने दीजिएगा। तो रा का काम खत्म। अब ला, ला जब बोलते हैं आप, देखो हम डायरेक्ट कहो बता दें कि ला को ये व्यंजन कहते हैं, लेकिन हम बोल के और आपसे इसलिए समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो ला को बोलने में आप देखें अगर कि ला को बोलने में जीभ जो होती है वो आगे बढ़ के ऐसे मुड़ जाती है। मुंह आपके पास है, सब कुछ आपके पास, आप ट्राई कर सकते हैं। जीभ आगे बढ़ती है, ऐसे मुड़ जाती है। तो जब कोई चीज आगे बढ़ता है, ऐसे मुड़कर ऊपर लगता है, तो उस आकार को पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व। यानी कि इसमें जो वायु होती है, जीभ ऊपर लग जाती है, पार्श्व बगल से निकलती, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। तो ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो या, रा, ला, वा, इसके इतने नाम हैं। सबको आप वीडियो को बैक करके देख करके बार बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और एक एक शब्द, एक एक अक्षर को अपना बना लीजिए। और उसके बाद अभी संघर्षी बचे हैं, संघर्षी की बात हम कल करेंगे, क्योंकि आज करेंगे, अगले वीडियो कर देंगे तो आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। और वो संघर्षी है भी, वो खुद संघर्ष करते हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़े, मैं नहीं चाहता। तो आप धीरे धीरे पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। तो अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि पूरे भाग इसके देखिएगा। भले केवल वर्णमाला देख रहे हो तो वर्णमाला ही देखिएगा, लेकिन पूरे भाग देखने के बाद, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे जो एग्जाम आप दें, हम ये यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट की बात तो करते हैं, साथ में आप कोई भी एग्जाम दो, हम कहते हैं पीसीएस का दे दो, आईएएस का दे दो, अगर वर्णमाला से कोई सवाल आवे, आपका ना छूटे, तब आप हमें मानिएगा, अन्यथा आप सोचिएगा केवल वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।